हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या नहीं है आफ्टर मैरिज, ये भी पता लगा सकते हैं हम। कुंडली का जो 12th हाउस होता है वो शैया सुख का होता है, बेड प्लेजर का हाउस होता है। अगर वहां पर शुक्र, मंगल और राहु तीनों बैठे हैं ना, तो आदमी एक सिंगल पार्टनर के साथ नहीं है, उसके मल्टीपल रिलेशंस होते ही होते हैं। फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है। 5th हाउस और 8th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस में राहु है, सूर्य है, तो मिसकैरेजेस होंगे, मल्टीपल होंगे। आदमी के 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, शुक्र वीक है, कमजोर है, सूर्य के साथ है, तो उसको इंपोर्टेंसी दे देता है। फिर संतान नहीं हो रही है तो आदमी उत्तरदायी। अगर लेडी की कुंडली में 8वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो समझ लो कि उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम, कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, गर्भाधान नहीं हो पा रहा। बट अगर 8th में है तो यूट्रस के स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रॉब्लम है। मेन का है तो वो फिर इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम है। शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो आपने वो पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी कि वो होगा? मुझे पता है कि मुझे हार्ट अटैक भी होगा, मुझे पता है कि मुझे कैंसर भी होगा। 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 5, 8 एक राशि में यदि शनि बैठा या देख रहा है तो इंसान को कैंसर होता है। कैसे हमें पता लगे कि हमारे लिए कौन सा राइट पार्टनर है? जो लव लाइफ होती है ना, रिलेशनशिप को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है और मैरिड के बाद की लाइफ को 7th हाउस और 2nd रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों मैलेफिक हैं तो डिवोर्स हो जाएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो एज ऑडियंस हम किस चीज पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें? अगर कोई ये कह रहा है कि आप आ जाओ, ऐसा उपाय बताऊंगा आपकी किस्मत बदल जाएगी और लाख रुपया लगेगा बदले, तो ये उसकी दुकानदार। वशीकरण, टोना टोटका, उपाय, ये सब हमारे एस्ट्रोलॉजी का कभी भी पार्ट नहीं थे, तो इस सब को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मैक्स प्रेमानंद जी महाराज वो बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, तो भगवान ने वैद्य को बुलाया था, दवाई मंगवाई थी, है ना कि कोई टूना टोटका या उपाय किया था। अगर ये चीजें होती तो भगवान से ज्यादा कोई कर पाता? वही कर लेते ना। न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, कुंडली है, क्या क्या आप जानते हो और किसमें सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं? इन सभी चीजों की एक मदद, इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। किसी के लगन में शनि है तो उसके चेहरे पर तिल ज्यादा होंगे, उसके माथे पर तिल होगा, चेहरे पर तिल होंगे। किसी का शुक्र बहुत अच्छा दूसरे भाव में तो उसकी आंखें सुंदर होंगी। सलमान खान और शाहरुख खान की कुंडली में बहुत चीजें सेम होंगी, तभी वो दोनों अपने फील्ड में ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, लाइक दोनों की कुंडली सेम नहीं होगी, दोनों के वो प्लैनेट्स की एनर्जी सेम हो। शुक्र जिसका फर्स्ट में बैठा होगा उसको भी अच्छे रिजल्ट देगा, 3rd में, 5th में अच्छे रिजल्ट देगा। बजाय ये भी डिपेंड करता है किन भावों का स्वामी है। हर एक प्लेनेट हर किसी को एक ही चीज नहीं देता। गिप्पी गरेवाल है, वो बाहर गए, विदेश में गए, हस्बैंड वाइफ दोनों। उन्होंने अभी रिसेंटली मैं उनका एक पॉडकास्ट में सुना था, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बट कभी वो डिश वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। इन सर्टन वो एक चीज उन्होंने सोची हुई है कि मुझे सिंगिंग भी करनी है। कमा रहे हैं और सिंगिंग पे लगा रहे हैं। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? जिसका चंद्रमा 3रे या 5म भाव में है वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो हमें उस इंसान को क्यों ना वैसा ही पुश करें। आईफोन के बारे में हम बात कर रहे थे कि आईफोन 9 नहीं लॉन्च हुआ, कोई और मॉडल आ गया। आईफोन 18 भी नहीं लॉन्च होगा क्योंकि अगेन नंबर 9 आ जाएगा। विंडोज 9 नहीं लॉन्च हुई। क्यों? 9 में क्या इशू है? मंगल का नंबर है। अच्छा, सबको सूट नहीं करता, जिसको नहीं सूट करता वो एंड कर देता है, वो फायर है। जॉब का प्लेनेट है शनि। अच्छा। जब ये बहुत स्ट्रांग होते हैं तो भी आदमी के गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, है ना, बात खत्म। ये प्लेनेट ही बताते हैं कौन सा योग बन रहा है तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा। रोचक बन रहा है तो फॉर श्योर आप पुलिस या आर्मी में जा सकते हो। ओके। शश बन रहा है तो आप जुडिशरी में जा सकते हो। मंगल और शनि के दोनों के योग बन रहे हैं तो अगेन आप डॉक्टरी में जा सकते हो। ओके। गुरु से बन रहा है तो आप टीचिंग में जा सकते हो। मंगल और शनि 12वें भाव, 10वें भाव, 8वें भाव से जब संबंध बनाते हैं तो आदमी सर्जन बनता है। ओके। सूर्य जब लगन में होता है और मंगल शनि अच्छे भावों में बैठते हैं तो MD मेडिसिन बनता है। ओके। है ना। यही जब दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो डेंटिस्ट बनता है। शुक्र बहुत अच्छा होना ग्लैमर देता है। मैं कुछ मिसकंसेप्शन तोड़ने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिनका शुक्र अच्छा है ना वो एक्टिंग के करियर में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। शुक्र सिर्फ ग्लैमर है, एक्टिंग केतु है, जिसको स्वांग कहते हैं, अच्छा। है ना। गायकी शुक्र नहीं है, उसको भी शुक्र बता दिया जाता है, वो चंद्रमा है म्यूजिक। शुक्र उसका ग्लैमर है। कुंडली में से क्या क्या चीजें देख के आप बता सकते हैं कि ये इंसान के पास बहुत पैसा होगा? दूसरे भाव में चंद्र मंगल की युति है तो पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा।
मिस्टर मुकेश अंबानी की कुंडली में भी है, और ऐसे हजारों लोगों की कुंडली में होगी, बट सारे मुकेश अंबानी नहीं है, क्योंकि सबका 11th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है जो प्रॉफिट्स का हाउस है। ओके। सबका 3rd हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है जो एफर्ट्स का हाउस है। मेरा पहला सवाल कुछ यूं है कि जैसे जेनजीज या अभी जो नई जनरेशन आ रही है थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में कम बिलीव करते हैं, तो आप ऐसा क्या आप उनको कुछ प्रूफ्स देना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ऐसी क्या बातें बताना चाहेंगे कि उनका बिलीफ इसमें स्ट्रांग हो जाए? देखो पता क्या है, जो लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते ना, उनको जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हाफ बिलीव करते हैं या हाफ नहीं करते, या जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में गलत पता है, जिनकी जानकारियां गलत हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा गैप भी पड़ गया है, तो वो उनको बताया जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, कि जिसको आप एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो सब उसको एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, जिस कारण से बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया। लाइक उपाय, टूना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सब चीजों को ना एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया। अच्छा। इसलिए लोगों का विश्वास, जो जैनजीज हैं, उनको हर चीज पता कैसे चाहिए, उनको चाहिए लॉजिकल, विद फैक्ट्स, विद प्रूफ्स। वो चीजें कम है। ठीक है। चीजें वो हैं जो, जिसको आप कह सकते हो जो कंटेंट चलता है, कुछ भी फुलिश बात कर दी, कुछ लिख लो हाथ पर तो ऐसा हो जाता है, तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि एस्ट्रोलॉजी कैसे है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, क्या ही होने वाला है ना। इसलिए वो गैप बढ़ जाता है, उन लोगों को फैक्ट्स नहीं मिल पाते। जिनको फैक्ट्स चाहिए हैं, जो सोचते हैं कि ये हमारा शास्त्र है, इसमें कुछ तो होगा जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा, कुछ तो रियलिटी होगी जो पुराने लोग इतना फॉलो करते थे, प्लैनेट्स में कुछ तो सच्चाई होगी, उनको प्रूव किया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि ये प्रेडिक्शंस का शास्त्र नहीं है, ये संभावनाओं का शास्त्र है। क्या होने की संभावना है, क्या हो सकता है, क्या होगा, ये दावा होता है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होती किसी भी तरह से। या क्या बदल देंगे, ये झूठ होता है, क्योंकि बदला नहीं जा सकता, है ना। इस चीज पे बात करी जा सकती है। जो जानना चाहता है उसके साथ, जो जानना ही नहीं चाहता उसके साथ इस बारे में बात करके भी फायदा नहीं है। जी, तो आपने जैसे बताया कि सब वशीकरण, टोना, टोटका, उपाय, ये सब हमारे एस्ट्रोलॉजी का कभी भी पार्ट नहीं थे, तो ये इस सब को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे हैं उपाय के बारे में, जी, है ना। पिछले दिनों ना मैंने एक बहुत प्यारी रील देखी थी जी, प्रेमानंद जी महाराज की। वो बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, तो भगवान ने वैद्य को बुलाया था, दवाई मंगवाई थी, है ना कि कोई टूना टोटका या उपाय किया था। अगर ये चीजें होती तो भगवान से ज्यादा कोई कर पाता, वो ही कर लेते ना। तो हमारे शास्त्रों में या किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में उपायों का, टूने टोटकों का उल्लेख कम है, बजाय इस बात के कि आप अपने प्लैनेट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप बने किस लिए हो, है ना। ये चीजें ज्यादा रियलिस्टिक है। मतलब जो मैं भी बहुत अलग अलग पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ, तो वो जो भी लोग बताते हैं हाथ में इस पेन से ये लिख लो या ऐसे कर लो, आपके हिसाब से वो सब गलत है? बिल्कुल गलत है जी। अब किस चीज को प्रिडिक्ट करने के या कोई भी रीडिंग देने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, कुंडली है। आप क्या क्या आप जानते हो और किसमें सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इन सभी चीजों की एक मदर है। ठीक है। ये सभी जो बातें आप कर रहे हो, फेस रीडिंग कह रहे हो, इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। आप इसको टर्म्स में समझो, जो शास्त्र टर्म है। वो क्या है, वो सिर्फ फेस रीडिंग नहीं है, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग है। आपके मोल कहाँ है, तिल कहाँ है, मसे कहाँ है, नाक कैसा है, भौहें कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, है ना। ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी नेटिव चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर है इन सब टर्म्स की। ये उसके छोटे 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 पार्ट्स हैं, है ना। लाइक किसी के लगन में शनि है तो उसके चेहरे पर तिल ज्यादा होंगे। अच्छा। उसके माथे पर तिल होगा, चेहरे पर तिल होंगे। किसी का शुक्र बहुत अच्छा दूसरे भाव में तो उसकी आंखें सुंदर होंगी, है ना। इस तरह से बहुत सारी टर्म्स हैं। उस टर्म्स को अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में यूज करते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र फेस रीडिंग बन जाता है। हर एक प्लैनेट्स का एक नंबर है, राशि है। अगर उसको अलग तरह से यूज करते हैं तो वो न्यूमेरोलॉजी बन जाता है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक राशि की, भाव की दिशा है, सिर्फ दिशाओं को और डायरेक्शंस को यूज करते हैं तो वो वास्तु बन जाता है। बट जब आप उसको कलेक्टिवली यूज करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। उदाहरण से समझना आप इस बात को। किसी का एक डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1970, तो उस डेट को तो बहुत सारे लोग जन्मे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज लेके आते हैं
कि 11/12/1970 सुबह के 5 बजे, तो वो बहुत थोड़े लोग हो जाएंगे ना। जब हम उस थोड़े लोगों की प्रिडिक्शन करना चाहेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब हम कह रहे हैं कि 11/12/1970 न्यू दिल्ली, तो वो और थोड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके आगे की चीज आती है जब आप उस इंसान की फैमिली चार्ट को भी साथ में पढ़ रहे हो, तो वो फिर इंडिविजुअल हो जाएगा, फिर एक्यूरेसी दैट मच लेवल पर पहुंच जाएगी। बट शायद कुंडली तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की सेम होती है ना, जैसे कुछ घंटों के हिसाब से कि इतने घंटे से इतने में जितने लोग एक दिन में 12 राशियां बदलती हैं। अच्छा, उसको लगन कहते हैं। हाँ। है ना। 2 घंटे के टाइम में जन्मे हुए व्यक्तियों का एक ही लगन होता है, बट बशर्ते वो एक ही स्थान पर जन्मे हो। पर फिर भी काफी लोगों की कुंडली तो सेम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। एक हॉस्पिटल में एक टाइम में 10-10 बच्चों का जन्म हो रहा है, 50-50 का भी हो रहा है, तो वो सब सेम लाइफ। अभी मैंने आपको एक चीज बोली, आप ना चीज को पिछली कनेक्टिविटी के साथ लेके चलोगे तो आप चीजें क्लियर रहेंगी। मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ, ऐड कर दिया टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। देन मैंने क्या ऐड किया, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद मैंने ऐड किया कि उसका फैमिली चार्ट। अच्छा। क्योंकि पूरी फैमिली में फादर बेटे को इम्पैक्ट करता है, बेटा फादर को करता है, मदर बेटे को करती है, ब्रदर्स आपस में करते हैं, दादा दादी के चार्ट इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। प्रारब्ध कर्म कहते हैं ना कि पिता ने कुछ किया तो बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो उनकी कुंडली में भी दिखाई देता है ये। अच्छा। पितृदोष कहते हैं, नारी दोष कहते हैं, तो ये सारे दोष दिखाई देते हैं। तक इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ समझना चाहते हैं खुद को, तो फैमिली चार्ट से समझा जाता है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे पामिस्ट्री थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि हाथों की रेखाएं तो सबकी अलग होती हैं? अब ना बहुत चीजें आगे से आगे हैं। अब सिर्फ टिप को आप एनालाइज कर सकते हैं, सिर्फ आपके टिप को। अच्छा। पूरे हाथ की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी को और पामिस्ट्री को अलग अलग से समझो। कैसे समझो कि जो पामिस्ट्री है उसमें ना एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइन है और उसकी लेंथ आपके हाथ जितनी है। ओके। इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द इवेंट ऑफ डेट ऑफ इवेंट, लाइक विवाह कब होगा, तो पामिस्ट्री में उसका एक उदाहरण है कि ये रेखा यहां से कट रही है, आपकी यहाँ पर लाइंस पढ़ के बताई जाएंगी कि ये इतने विवाह या इतने ब्रेकअप्स हो सकते हैं, यहां से देख के बताया जाएगा इतनी विदेश यात्राएं हो सकती है। चंद्र पर्वत को देख के बताया जाएगा। डेट और एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी। वैदिक अच्छी है, शास्त्र में कोई बुराई नहीं है, दिखाया जा सकता है, बट एक्यूरेसी लेवल नहीं आएगा। अच्छा। इवेंट की टाइमिंग का नहीं आएगा। लाइक मैं कहता हूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी उस लेवल तक है, जिनको टर्म समझ में आएगी वो समझ पाएंगे चीज को। जब आपकी मार्केश की दशा में मार्केश की दशा का अंतर हो, मतलब अच्छा। मान लो मार्केश होते हैं कुछ भाव, उन भावों की दशा में अंतर प्रत्यंतर मार्केश का हो तो 10 दिन 5 दिन भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। तब बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, अच्छा। कैंसर होगा, बीमारी कौन सी होगी, कब होगी, कितनी लंबी चलेगी, ठीक होगी या नहीं होगी, ये चीजें पामिस्ट्री में नहीं देखी जा सकती। हाँ, मतलब ये और डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। आपके अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो आपने वो पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी कि वो होगा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हालांकि एक बार शायद मैंने पहले भी बोला था। मुझे पता है कि मुझे हार्ट अटैक भी होगा, मुझे पता है कि मुझे कैंसर भी होगा। मेरे प्लैनेट्स में वो योग हैं जो ये करते हैं, तो मैं क्या सावधानियां रखता हूं, मैं रूटीन में चेकअप करवा लेता हूं, सेम जो मैंने आपको बोला वो चीजें। और ये भी पता है कि किस एज में होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उस टाइम में वो चेकअप की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी, है ना। पर मैं खुद को भी नहीं रोक सकता कि मुझे वो चीजें ना हो। देखो ना, एक कुंडली मिलान एक टर्म है, तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स के बच्चों के तलाक नहीं होते? सही बात। उनकी लाइफ अच्छी चलती है हमेशा। दिखना और होने में फर्क है। अच्छी दिखाई जा सकती है, अच्छी होने के लिए तो परमात्मा ही निर्धारित करता है। नहीं, बट ये कितना एक ऑथेंटिक बात है कि आपको खुद पता है कि आपको चीज हो सकती है और आप उसके लिए कॉन्शियस हो कि आपको ये कैसे उसको आगे करना है, बट उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप ध्यान रख सकते हो अपना। एक बात बताइए, जैसे अब सब लोग यूथ में करियर को लेकर तो बहुत परेशान रहते हैं, तो मेरी कुंडली देख, मतलब कुंडली में ऐसे क्या क्या चीजें देख के आप बता सकते हैं कि ये इंसान के पास बहुत पैसा होगा या किसकी लाइफ थोड़ी बिलो एवरेज होगी, उसके क्या क्या साइंस है? ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है रिया जी, हालांकि ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। हाँ, आप आराम से बताइए। है ना, मैं आपको एवरेज, बिलो एवरेज, एक्सट्रीम गुड, एक्सट्रीमली गुड कुंडलियां बताता हूँ कैसे होती हैं। ठीक है। कुंडली में ना
पता नहीं कितनी राजयोग होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इसकी कुंडली में राजयोग है। आमतौर पे मुझे तो लगता है कि सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग होते हैं। अच्छा। उन्हें ढूंढना और उन्हें डिस्कवर करना होता है कि अब इसके अकॉर्डिंगली बिहेव कैसे किया जाए। कुंडली के ना 3 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। रूल्स। लगन, फर्स्ट हाउस, इंसान खुद, उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच, उसकी क्षमताएं, वो लगन निर्धारित करती है। ठीक है। 5th हाउस उसकी एजुकेशन और उसकी सोचने की डायरेक्शंस। ओके। सोच सब लेते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। वो डायरेक्शंस 5th हाउस बताता है। ओके। 9th हाउस होता है इंसान की किस्मत। ये तीनों हाउस जिसके बहुत अच्छे हैं वो अबव एवरेज जाएगा। अच्छा। अब जब हमने पैसे को देखना है ना, तो उसमें कुछ योग देखने हैं। मान लो दूसरे भाव में चंद्र मंगल की युति है, तो पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा। मिस्टर मुकेश अंबानी की कुंडली में भी है, और ऐसे हजारों लोगों की कुंडली में होगी, बट सारे मुकेश अंबानी नहीं है। क्योंकि सबका 11th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है जो प्रॉफिट्स का हाउस है। ओके। सबका 3rd हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है जो एफर्ट्स का हाउस है ना। उसके बाद सेम जैसे हम कैरियर को किसकी कितनी ग्रोथ रहेगी, ये डिपेंड करता है कि जिसके एफर्ट्स, प्रॉफिट्स और सेविंग्स, ये तीनों हाउस एक अलाइन है। अच्छा। जितना एफर्ट करता है उतने रिजल्ट मिलते हैं, उतने प्रॉफिट्स होते हैं और उतनी ही किस्मत साथ देती है। कौन से हाउसेस है ये? 2nd हाउस सेविंग्स, लिक्विड पैसा जुड़ेगा कितना। ठीक है। 3rd एफर्ट कितना करेगा आदमी, खुद कितना मेहनती होगा। ये भी कुंडली में ही लिखा रहता है कि हम कितनी मेहनत करेंगे। 100% लिखा रहता है। शनि जिसके 3रे भाव में है वो पूरे जीवन मेहनत करता है। अच्छा। शनि जिसके लगन में है वो लेजी हो जाता है। अच्छा। है ना। मंगल जिसके 3रे भाव में है वो बहुत मेहनत करता है। ओके। मंगल इंसान को बेल्ट की, वर्दी की नौकरी देता है। जिसके 10th भाव में अच्छा हो, 6ठे घर में अच्छा हो, 12वें में अच्छा हो, वो अच्छा पुलिस अधिकारी, अच्छा आर्मी ऑफिसर, इन सब चीजों को अडॉप्ट करता है। अच्छा स्पोर्ट्समैन। अगर हम अपनी करियर चॉइसेस अपने कुंडली के हिसाब से ले, तो क्या हमारी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? मैं चाहती हूँ आप इसको कुछ एग्जांपल के साथ रिलेट कीजिए। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बढ़ जाती है। इंसान ना हमेशा वो काम नहीं कर रहा होता जिसके लिए वो बना होता है। मोर देन 90% लोग काम ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहे हैं, और वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं। अर्ली सोर्स ऑफ इनकम का प्रेशर बहुत है ना। बच्चे को बहुत जल्दी प्रेशर में आना पड़ता है कि उसकी फैमिली ने उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। सो कैसे रिटर्न आना शुरू होगा, कितनी जल्दी आना शुरू होगा, है ना। ग्रेजुएशन के बाद तो मतलब चाहे वो इंजीनियरिंग करिए कुछ भी, फैमिली एक्सपेक्ट करने लग जाती है ना कि अब जॉब कब लगेगी। इसमें बच्चे की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, है ना। अब देखो कि बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि आप एंटरटेनमेंट में चले जाओ यार, एक्टर बन जाओ या सिंगर बन जाओ। इवन जो लोग फॉरेन में बैठे हुए हैं ना, मैक्सिमम लोग जो एनआरआईज हैं वो यहाँ से बाहर जाते हैं। हमारे वाले कल्चर के लोग, मैक्सिमम लोग पंजाब से बाहर जाते हैं। उनको जाते सार सबसे पहले किसी पंप पे काम करना पड़ता है, ट्रक चलाना पड़ता है, कैब्स चलानी पड़ती हैं, स्टोर्स में जॉब करनी पड़ती है। ये तो कोई नहीं करना चाहता। अब वहां पर हम देख सकते हैं कि ये बने किस लिए थे, है ना। लाइक एक सिंगर है, मान लो कि गिप्पी गरेवाल है, वो बाहर गए, विदेश में गए, हस्बैंड वाइफ दोनों। उन्होंने अभी रिसेंटली मैं उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बट कभी वो डिश वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। इन सर्टन वो एक चीज उन्होंने सोची हुई है कि मुझे सिंगिंग भी करनी है। कमा रहे हैं और सिंगिंग पे लगा रहे हैं। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? मैं बताता हूं कि ऐसा उतने लोग कर पाते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिक हैं, जिनको पता है कि हमारा ये है। वो बताया जा सकता है कुंडली देखकर। अच्छा। देखो ना, अगर मैंने आपको बताया अभी पीछे जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है वो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया जा सकता है। ठीक है। तो ये देख के पहले क्यों नहीं निर्धारित कर लेते? जिसका चंद्रमा 3रे या 5म भाव में है वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो हम उस इंसान को क्यों ना वैसा ही पुश करें। हाँ, मतलब कितना जरूरी है अपनी कुंडली के हिसाब से चीजें करना। अगर आपको एक सही डायरेक्शन में जाना है, जिसमें अपनी भी बात करूं तो मैंने पर्सनली तो शायद कुंडली कभी नहीं दिखाई, पर पहले मैं बहुत अलग अलग जगह पर भटकी, बट मेरे को भी नहीं पता था कि ये सब मेरे लिए बना है। बट हो सकता है मेरी कुंडली के हिसाब से भी ये सब मेरे लिए बना, और अगर मेरे को पहले ही इसका पता होता तो मैं और एग्जैक्टली आप बने इसलिए थे। हाँ। आप जल्दी पहुंच गए क्योंकि
उसमें भी कुछ प्लैनेट्स हैं उत्तरदायी। इस समय आपकी दशांतर दशा ऐसी चल रही होगी रिया जी कि जिसने आपको बूस्ट देना था। ठीक है। कई लोग, सबको बहुत अर्ली स्टेज में सफलता नहीं मिलती, लिखी है तो मिल जाएगी। कोई 50 साल की उम्र में जाकर अभी हिट होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको सफलता ही 50 के बाद मिली, 60 के बाद। शनि 42-45 के बाद देता है, तब तक स्ट्रगल ही करवाता है ना। शुक्र अर्लियर में दे देता है, बुध बहुत अर्लियर में दे देता है कि अगर आपको अर्लियर में मिल गई, ज्यादा नहीं भटकना पड़ा। भटके क्या होता है, 2-4 साल का स्ट्रगल तो कुछ नहीं होता आज की डेट में, है ना। तो चीजें निर्धारित की जा सकती हैं, प्लान की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। क्रिकेट और स्पोर्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप थोड़े और टॉप प्रोफेशंस के लिए ना कुछ साइंस बता दो ताकि लोग खुद भी चेक कर सकें। शुक्र बहुत अच्छा होना ग्लैमर देता है। मैं कुछ मिसकंसेप्शन तोड़ने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिनका शुक्र अच्छा है ना, वो एक्टिंग के करियर में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। शुक्र सिर्फ ग्लैमर है, एक्टिंग केतु है, जिसको स्वांग कहते हैं। अच्छा। है ना। गायकी शुक्र नहीं है, उसको भी शुक्र बता दिया जाता है। वो चंद्रमा है, म्यूजिक। शुक्र उसका ग्लैमर है। अच्छा। आज की डेट में आपने एक चीज सुनी है, मुद्दे पर दोबारा आ जाएंगे हम, तो अगर थोड़ा सा ट्रैक से बाहर हुए। कहते हैं ना, ये समय राहु का है, राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु बहुत कुछ करवाता है। ये जो कुछ हम डिजिटल कर रहे हैं, ये राहु है। अच्छा। जितना भी आभासीय संसार है जो हमें इम्पैक्ट करता है बट दिखाई नहीं देता, उसे राहु बोलते हैं। अच्छा। जिसका राहु बहुत अच्छा है वो डिजिटली बहुत कुछ कर पाता है, शेयर मार्केट में बहुत कुछ कर पाता है ना। म्यूजिक हो गया। शेयर मार्केट में किन की सक्सेस होती है, क्या क्या होता है उनकी कुंडली में? जिनका राहु शनि बुध या शुक्र की राशि में 11वें घर में बैठा हो, 5वें में हो, या फिर 9th हाउस में हो। 11th का भी, 3rd का भी बहुत अच्छा होता है, बट इनमें तो वो इंसान कर ही पाएगा फॉर श्योर। और एक और बात बताइए, जैसे कि आपने बताया एक्टिंग में और ये सब, तो क्या सलमान खान और शाहरुख खान की कुंडली में बहुत चीजें सेम होंगी, तभी वो दोनों अपने फील्ड्स में ऐसा कर रहे हैं? अच्छा। फॉर श्योर सेम होंगी, फॉर श्योर सेम होंगी। अच्छा। जितने एक्टर्स होते हैं ना, सिर्फ एक भाव या एक प्लैनेट नहीं है। लाइक दोनों की कुंडली सेम नहीं होगी, दोनों के वो प्लैनेट्स की एनर्जी सेम होगी। अच्छा। शुक्र जिसका फर्स्ट में बैठा होगा उसको भी अच्छे रिजल्ट देगा, 3rd में 5th में अच्छे रिजल्ट देगा, बजाय ये भी डिपेंड करता है किन भावों का स्वामी है। हर एक प्लेनेट हर किसी को एक ही चीज नहीं देता। अच्छा। वो किस भाव का स्वामी है उसके देखो, मैं पता क्या कहता हूं, किसी को ना पॉडकास्ट देख के अपनी कुंडली नहीं खोल लेनी चाहिए, मिसगाइड हो जाता है। रिसेंटली मेरे को किसी का फोन आया और वो बहुत परेशान थी। अच्छा। जनरली जिस तरह से बात करनी होती है, उन्होंने कहा भाई मुझे अभी और बहुत जरूरी बात करनी है, मैं परेशान हूं, मेरा रिश्ता होने वाला है। और मैंने अभी नेट पे पढ़ा था कि जिसके 7th भाव में सूर्य या राहु, उसका तलाक हो जाता है। अगर मेरा तलाक होना है तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? अब यकीन मानो मोर देन 50% लोगों की कुंडली के 7th हाउस में कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे, तो सबका तलाक थोड़ा ना हो जाएगा। इसलिए सिर्फ नेट पर रील्स में चीजें को देखकर प्रिडिक्शन पार्ट पर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इन डेप्थ साइंस है। हालांकि ना बहुत फायदा है आज की डेट में। छोटे छोटे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है, कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें, पढ़ सकें। उतना पढ़ लेना चाहिए ताकि आप ये पढ़ पाए कि मैं सही पढ़ रहा हूं, मुझे बताने वाला सही बता रहा है या नहीं, बस इतना। ठीक है, हमने एक्टिंग की बात की और हम डॉक्टर पे चलते हैं। डॉक्टर की हम बात कर चुके हैं। मंगल और शनि 12वें भाव, 10वें भाव, 8वें भाव से जब संबंध बनाते हैं तो आदमी सर्जन बनता है। सूर्य जब लगन में होता है और मंगल शनि अच्छे भावों में बैठते हैं तो एमडी मेडिसिन बनता है। है ना। यही जब दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो डेंटिस्ट बनता है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट जॉब लगेगी इसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा योग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5 प्लैनेट्स हैं जिनको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ठीक है। जब ये केंद्र और त्रिकोण, मतलब कुंडली के पहले, चौथे, 5वें, 9वें और 10वें भाव में होते हैं ना, तो पंच महापुरुष योग बनता है। जब गुरु होता है बृहस्पति, तब हंस बनता है। जब बुध होता है तो भद्र बनता है। जब मंगल होता है तो रोचक बनता है। शनि होता है तो शश बनता है। यही निर्धारित करते हैं आदमी की गवर्नमेंट जॉब को, जिसका 6th हाउस जॉब का घर है, छठा घर जॉब का प्लेनेट है शनि। अच्छा। जब ये बहुत स्ट्रांग होते हैं तो भी आदमी के गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। है ना। बात खत्म नहीं हुई।
ये प्लैनेट ही बताते हैं कौन सा योग बन रहा है तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा, रोचक बन रहा है तो फॉर श्योर आप पुलिस या आर्मी में जा सकते हो। ओके। शश बन रहा है तो आप जुडिशरी में जा सकते हो। मंगल और शनि के दोनों के योग बन रहे हैं तो अगेन आप डॉक्टरी में जा सकते हो। ओके। गुरु से बन रहा है तो आप टीचिंग में जा सकते हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी किस फील्ड में जाना है उतना भी हम स्पेसिफिक वहां पता तक लगा सकते हैं। बिल्कुल। लाइक ना कोई आदमी आईएएस हो सकता है या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, इसका डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है अच्छा। कि वो दैट मच कुंडली है कि जो आईएएस आईपीएस बना देगी या वो एवरेज है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आईएएस नहीं। उस तरह से ठीक है, और भी कुछ टॉप करियर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और बताइए कि नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, इसमें क्या कुंडली में फर्क होता है? सुपर क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया 6th हाउस और 6th हाउस का संबंध 10वें से बने 11वें से बने तो फॉर श्योर नौकरी ही करेगा। ओके। अगर 7वां हाउस 11वां हाउस लगन 10वां हाउस बहुत मजबूत है तो बिजनेस ही करेगा। बट बहुत ज्यादा रिया जी ऐसा देखने में आता है कि आदमी की कुंडली में तो बिजनेस था बट वो कर नौकरी रहा है क्योंकि वो रिस्क नहीं ले पा रहा, उसका लगन और तीसरा घर थोड़ा कमजोर है। और एक एंजाइटी भी ऐसे लोगों में ना, एक एंजाइटी बनी रहती है कि यार छोड़ना है बट कैसे छोड़ें, कर नहीं पा रहे हैं, करना तो बिजनेस ही है, आइडियाज उनके पास बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस ट्रैप से नहीं निकल पा रहे। वहां एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि आपको राइट डायरेक्शन में बूस्ट अप दे देती है। अच्छा, कि हाँ। कैसे प्लान करो कि आप यहाँ से निकल पाओ। एक इंसान पहले एक लूप में फंसा होता है, सोचता है चलो अब अप्रेजल आएगा फिर छोड़ूंगा, फिर सोचता है और ये साल पूरा हो जाए तब छोड़ूंगा। पर वहीं पे अगर वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले ले तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि चलो मेरे कुंडली में यही करना लिखा है तो मैं इसमें ही ट्राई कर लेता हूँ। और कब करना चाहिए, राइट टाइम कब होगा, है ना। ये तो जॉब्स होगी ना, जॉब हो गया, बिजनेस कौन सा करेगा, गुरु से संबंधित करेगा, वीनस से संबंधित करेगा, राहु से संबंधित करेगा, लाइक ग्लैमरस काम करेगा, टीचिंग का करेगा, कार्स का करेगा। इवन आप ये समझो कि इन सब के अलावा एक चीज है जिसको आजकल लोग एज एन कैरियर ऑप्शन ले रहे हैं, वो है राजनीति। उसको भी फॉर श्योर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करती है। राजनीति भी उतनी आसान नहीं है ना, कई लोग इलेक्शन हारते रहते हैं, कुछ नहीं बन पाता, किसी को टिकट ही नहीं मिल पाती, है ना। कई लोग ना तो इलेक्शन लड़ते हैं, ना हारते हैं, ना जीतते हैं, उन्हें राज्यसभा मिल जाती है या कोई चेयरमैनशिप मिल जाती है बिना कुछ करे। तो ये भी कुंडली निर्धारित करती है कि कौन आदमी कौन सी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए फिट रहेगा। बट मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये वाला योग मतलब मोदी जी की कुंडली में भी होगा और राहुल गांधी की कुंडली में भी होगा? देखो, मोदी जी की कुंडली मैंने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, उनकी कुंडली अवेलेबल नहीं है ना। उनके जन्म का बहुत लोगों ने बनाई हुई है कि ये मोदी जी की कुंडली है, इतने टाइम राज करेंगे, कहां से लाए भाई। 8 नंबर कुंडली मानी जाती है उनकी, लगन में चंद्रमा नीच का माना जाता है। जिसके लगन में चंद्रमा नीच का हो वो आदमी थोड़ा खुंदकी होता है, शांत रहता है पर बदला लेता है। अच्छा। वो इसलिए बना दी गई कि उनकी पर्सनैलिटी वैसी है। राहुल गांधी जी की कुंडली में जो राजयोग है वो उतने बड़े नहीं है। वो इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूं कि मे भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद सिनेरियोस बदल जाएं, बट राहुल गांधी की कुंडली बहुत ज्यादा राजनीति में एक्सप्लोर करने वाली नहीं है। अब वहां पर क्या चीज काम कर रही है, वो उनका फैमिली चार्ट काम कर रहा है। मदर के प्लैनेट्स, फादर के प्लैनेट्स, दादी के प्लैनेट्स। बट मतलब आप दोनों की कुंडली, मतलब मैंने तो बस नाम लिया वैसे, पर अगर आप दोनों की कुंडली देखें तो दोनों की कुंडली से आप बता सकते हैं कि राजनीति है। राजनीति है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। कैसे होंगी? शनि दोनों का अच्छा होगा, सूर्य दोनों का अच्छा होगा, लगन मजबूत होगा। 4th हाउस होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से आप इलेक्शन लड़ते हो। राहुल गांधी का 4th हाउस अच्छा नहीं है, फिर भी इलेक्शन जीतते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ते। अच्छा। वो दिल्ली के बॉर्न एंड बॉट अप हैं, यहां से लड़ेंगे हार जाएंगे। ओके। वो कहां से लड़ते हैं? साउथ से लड़ते हैं, अमेठी से लड़ते हैं, है ना। ऐसे। अच्छा, मतलब वो भी पता करते होंगे कहां से जीत सकते हैं। वो फॉर श्योर पता करते होंगे। एक ना फ्रेज है कि मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डज। तो जो एक्सट्रीमली टॉप लोग हैं वो पता करते ही हैं। हाँ। एक बात बताइए, कोई हमारे देश के कुछ फेमस लोग बताइए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और उसके हिसाब से ही वो अपना सब काम करते हैं। हमारे देश के नहीं, अब्रॉड के, फॉरेन के, जब भी जो सक्सेसफुल कंपनीज है ना,
ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी एस्ट्रोलॉजी का यूज करती हैं, जिनमें से कोका कोला के फाउंडर्स, उन्होंने पब्लिकली बताया कि हम नया प्रोडक्ट सही एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन के ऊपर टाइम पर ही लॉन्च करते हैं। अच्छा, है ना। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, जितनी भी कारों के ब्रांड हैं उन सब का लोगो सर्कल के अंदर है ना। नंबर्स का यूज कहाँ हो रहा है? जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें 13 फ्लोर नहीं है। आप अभी बता रहे थे आपके आसपास भी सोसाइटीज में 13 फ्लोर नहीं है। चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। ओके, है ना। इसके अलावा एक गोल्डमैन स्कॉच करके यूएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बता रही है हम एस्ट्रोलॉजिकल फ्लो के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो वो बातें हैं जो लोग पब्लिकली बता रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने बताया कि वो एस्ट्रोलॉजी पे कितना इन डेप्थ बिलीव करते हैं, है ना, जिन्होंने पब्लिकली बताया। बट जितने भी लोग बड़ा बिजनेस करते हैं वो चांस नहीं लेते, वो विज्ञान को या इस साइंस को साइंस समझते हैं और इसकी हेल्प लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि मैं काम को आज ना शुरू करके 10 दिन बाद तब करूं जब वो राइट डायरेक्शन में जाना है। आपको पता है ना कि एक फसल की एक ऋतु है, एक मौसम है। गेहूं की फसल में धान नहीं उगाया जा सकता। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये बताती है कि कब कौन सी काम का सही समय है, तो वो लोग हेल्प लेते हैं जी, है ना। हाँ। आईफोन के बारे में हम बात कर रहे थे कि आईफोन 9 नहीं लॉन्च हुआ, कोई और मॉडल आ गया। आईफोन 18 भी नहीं लॉन्च होगा क्योंकि अगेन नंबर 9 आ जाएगा। विंडोज 9 नहीं लॉन्च हुई। क्यों? 9 में क्या इशू है? मंगल का नंबर है। अच्छा, सबको सूट नहीं करता, जिसको नहीं सूट करता वो एंड कर देता है, वो फायर है। तो मतलब 9 किसको सूट नहीं कर रहा होगा एप्पल में, जो उन्होंने सीईओ को। अच्छा, ओके। फिर एक ट्रेंड फॉलो भी हो जाता है ना। जैसे कि अगर सिर्फ इसी बात पे सोच लिया जाए कि उन्होंने नहीं करा तो मैं भी नहीं 9 करूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। उनके चार्ट में 9 सुटेबल नहीं था तो उन्होंने नहीं किया। और जैसे आप कह रहे हो चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है, जापान में 13 फ्लोर नहीं है, तो 13 के साथ क्या इशू है? 4 नंबर आ जाता है, कंफ्यूजन का नंबर आ जाता है। अच्छा, मतलब काफी लोग, बहुत लोग, इवन कि सभी सक्सेसफुल लोग, कोई बताता है कोई नहीं बताता। मतलब हमारे देश में टॉप अंबानी, टाटास, ये लोग भी ऑल एंड ऑल कुछ एग्जांपल्स है आपके पास? अंबानीज का तो आप देख सकते हैं वो कितने ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट्स हैं, है ना। वो तो उनका तो पब्लिक फेस ही बताता है, वो ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं। ज्यादातर ना पब्लिकली तब पता लगता है। आप जितने भी लीडर्स देखोगे सबके हाथ में पन्ना डाला हुआ होता है। मतलब वो लोग, मैं ये नहीं कहता पन्ना डालने से वो लोग कर पाते हैं राजनीति, बट पन्ना बुद्ध का कारक है, बोलने का कारक है ना। तो सभी लोग कर रहे हैं, हर एक के पास एग्जांपल्स हैं। जितने लोग, ज्यादातर लोग इस वाली फील्ड में हैं, वो अपनी एनर्जीज को इस तरह से यूज करते हैं, प्लैनेट्स को। मतलब वो सही बात है एकदम। मिलियनेयर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। अभी जैसे रिसेंटली जब दिल्ली आए तो यहाँ पर हम ना आईटीसी के होटल में रुके थे, और आईटीसी फॉर्चून गाजियाबाद, तो अच्छी प्रॉपर्टी है। बट जब मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वो एस्ट्रोलॉजिकल थीम्स के ऊपर है। उनके 2 रेस्टोरेंट नक्षत्र और ज़ोडिक के नाम पे हैं। उनका पूरा मेन्यू एस्ट्रोलॉजिकल डिजाइन किया हुआ है। जब आप ये पूछ रहे हैं कि इंडियंस कौन करते हैं, तो आईटीसी होटल में की चेन में सबसे बड़ा ग्रुप है। आप सोचो कि वो एस्ट्रोलॉजी को कितना कोरली रिलेट कर रहा है। तो जो भी लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं वो रिलेट कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं। तो अच्छा लगता है सही कि लोग सही डायरेक्शन में समझें। और ये हमारे इंडिया की साइंस है, ये जो बाहर के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। Exactly. कितनी हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है ये। हाँ जी, हाँ। और हम इंडियंस ही कभी कभी कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, डाउट्स कर रहे हैं, हाँ। है ना। अब इस चीज में लोगों के डाउट करने में कई बार उनकी गलती नहीं भी होती, कई बार प्योरली उनकी गलती होती है ना। सही बात है। ठीक है, अब बिजनेस का नाम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। नाम, पूरा नाम डिपेंड करता है कि आप जितनी डेप्थ में जाना चाहोगे। ठीक है। आपके नाम का पहला अक्षर, आपके चंद्र राशि, आपके 10वें भाव की राशि, फिर उसके बाद आपके नक्षत्र, इनके सबके एक एक अक्षर हैं, ओके, है ना। फिर उसमें आप दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, जो आपका सेकंड पार्टनर है उसके नाम के अक्षर को इन्वॉल्व करो। इसके आगे आप उनके हर त्रिकोण का एक कलर भी है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इंपॉर्टेंट हाउसेज, सबसे अच्छी कुंडली कौन सी होती है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोण, जिसका त्रिकोण में बैठे हो वो अच्छी कुंडली होती है। उनके कलर्स भी हैं। फिर आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो आप उन कलर्स को यूज करो, है ना।
फिर उस डायरेक्शन को यूज करो, इस तरह से। पर एक बात बताइए, अगर मैं ये सारी चीजें आपकी बताई हुई फॉलो करती हूँ और हर चीज अपनी कुंडली के हिसाब से करती हूँ, तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? देखो, मेरी बताई हुई फॉलो करने से नहीं होगा। मतलब वैसे आप एक्यूरेटली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो, हाँ। तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बजाय कि आप आंखें बंद करके कुछ कर रहे हो। अच्छा। आप नेविगेटर यूज करते हैं ना, कहीं जाना है तो आप नेविगेटर यूज करते हैं। ये लाइफ आपके बिजनेस का नेविगेटर है। आप सही जगह सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये बताएगा। कितने सक्सेसफुल होते हो, ये तो आपके एफर्ट्स बताएंगे ना। आप कितनी ज्यादा इंथुसियास्टिक हो अपने काम के लिए, आप में जोश कितना है, आप कितनी पावर से कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, ये सारी चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली एफर्ट कितने करेंगे ये भी कुंडली में लिखा है, तो मैं तो मानता हूँ कुंडली में लिखा है, तो फिर तो वही कुंडली है, सब कुछ सब कुछ है। बट पता क्या होता है कि आप ना कर्मों को नहीं नकार सकते, किसी भी लेवल पर नहीं नकार सकते। संस्कृत का एक श्लोक है कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ना प्रवेशति मृगम। शेर जंगल का राजा है, अगर वो सोया रहे तो हिरन उसके मुंह में नहीं आता। एफर्ट तो करना ही पड़ता है। एक्चुअली हम बने तो एफर्ट्स के लिए हैं, ये देखें कि सही डायरेक्शन में कर ले। तो एस्ट्रोलॉजी बस हमारी डायरेक्शन सही कर देती है। किसी के चार्ट में ना प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई, आपको बताता हूँ। 10th हाउस अच्छा है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाएगा। दूसरे भाव में पैसों का योग बनता है बहुत जबरदस्त, जो मैं आपको बता रहा था कि अंबानी जी की कुंडली में बनता है, चंद्रमंगल युति। बट यार एफर्ट नहीं है, तो ऐसा आदमी पता कौन होता है? ऐसा आदमी होता है बिजनेस इन्वेस्टर। अच्छा। जो सिर्फ पैसा लगाता है और पैसिवली बैठ जाता है, अपना कुछ लाइक हमने झुनझुनवाला जी के बारे में सुना पड़ा होगा, जो भी स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं। जो भी लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका राहु बहुत अच्छा है, 10th हाउस बहुत अच्छा है, 11th अच्छा है, बट वो काम नहीं कर रहे। दे आर इन्वेस्टर्स। मतलब कुंडली बताती है कि आप इन्वेस्टर हो या वर्कर हो, आप एक्टिव हो या पैसिव हो। आपने जैसे झुनझुनवाला जी की बात करी, तो एक चीज मेरे दिमाग में और भी आई कि क्या कुंडली के हिसाब से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान कितना टाइम जिएगा? क्या डेथ भी प्रिडिक्टेबल है? हाँ जी, डेथ प्रिडिक्टेबल है। अच्छा। देखो, किसी को भी किसी की मृत्यु की उम्र बता देना, निकाल लेना, तो ये भगवान होने वाली बातें हो जाती हैं, है ना। जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, पर उसकी संभावनाओं को पढ़ा जा सकता है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था, मार्केश की दशा और उसकी अंतरदशा में इंसान का बीमार होता है। मृत्यु भी उन्हीं दशाओं अंतरदशाओं में होती है। अष्टम भाव की दशा अंतरदशा दूसरे के साथ जब मिलती है और गोचर भी वैसा ही चल रहा हो, तो उस टाइम में आदमी की डेथ हो जाती है। अच्छा, तो जैसे आप किसी की कुंडली देखते हो तो आपको पता लग जाता है? अभी रिसेंटली दिल्ली से एक फादर और सन आए थे, तो एक्चुअली फादर बहुत क्वाइट फिट लग रहे थे, पर जब डिस्कशंस में बातें आगे चली तो मैंने उन्हें बताया कि ये बीमारियां होने की संभावना है और ज्यादा लेवल पर होंगी। ठीक है। और कुंडली में दिखाई दे रहा है 1-2 साल में होनी है, और वो अपनी 20 साल की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी 70 साल की उम्र थी। मुझे ऐसा नजर आया कि 3 या 4 साल के बाद उनकी मार्केश की दशा का अंतर आएगा और उनकी हेल्थ इतनी खराब हो सकती है कि वेरी क्लोज टू डेथ। तो मैंने उनके बेटे को अलग से समझाया कि आप प्लानिंग्स को शॉर्ट टर्म में करो। जो चीजें सॉर्ट हो सकती हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड ऑल, जिसमें आपको आपके फादर की हेल्प कंसेंट चाहिए ही होगा, वो प्रायोरिटी पर कर लो। मतलब ये हेल्प है कि आप इसकी ये हेल्प ले लें तो ज्यादा बेटर। बट आप मेरे को कुछ ऐसे अपने क्लाइंट के ही कुछ ऐसे केसेस बताइए, जैसे जो हम लोगों को बता पाए कि इतना कुछ आपने एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर लिया। देखो, पता क्या होता है रिया जी, मैं अगेन आपको बात बताता हूँ, मैं आपको 3-4 केस स्टडीज बताता हूँ, हर एक चीज में बताऊंगा बिना नाम लिए। ये सब चीजें बताने का, इस तरह से समझाने का एक मोटिव होता है कि मैंने ये कर दिया, ठीक है, मैं ये कर सकता हूं। मेरा ना बेसिक मोटिव वो नहीं है। हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, वो इसलिए है लाइक अभी मैं ना नाम लेकर नहीं बात करता, किसी रेफरेंस, जैसे आपने रेफरेंस स्टोरीज पूछी, तो अभी मेरे पास रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से एक मित्र आए थे, पॉडकास्ट के जरिए ही पहुंचे थे जी। उनका ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मिया मैक्सिको के नाम से फूड चेन है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, 2-3 रेस्टोरेंट है, पार्टनरशिप में चलाए हुए हैं जी। तो वो मिलने आए तो अच्छे इम्प्रेस थे, उनको लग रहा था कि मुझसे मिलके वो कुछ चीजें और डिस्क्लोज कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो लंबी डिस्कशन चली, तो मैंने उसमें क्या देखा कि मैंने उनको बोला कि आपकी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स होने चाहिए एंड यू शुड गो फॉर द
फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। अच्छा। आप पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा मत जाएं, आप फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में जाएं। तो ऑलरेडी हुआ क्या, वो ऑलरेडी इस बारे में प्लान कर रहे थे। अच्छा। वो क्यों कर रहे थे, समझो कि उनका 7th हाउस बहुत स्ट्रांग था। पार्टनरशिप के लिए 7th हाउस 11th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब वो अच्छा है ना, तो आप समझ लो कि मल्टीपल टास्किंग पे काम कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी होंगी, बहुत सारे ऑफिसेज होंगे जिसको आप हैंडल कर पाओगे। तो ये बात हुई, ये तो एक स्टोरी हो गई। बीमारी को लेके ऐसा होता है कि कैंसर को, हार्ट अटैक को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा। सीधी सी टर्म्स है, इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं। अगर आदमी ने एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है ना, रिया जी, वो खुद समझ लेगा कि मुझे कैंसर होना है या नहीं। अच्छा। शनि का 6-8-12 में 6-8-12 भावों का नाम है। छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 5-8 एक राशि में यदि शनि बैठा है या देख रहा है तो इंसान को कैंसर होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा यूजुअली लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो मैंने 90% कुंडलियों में देखा और पहले से बताने की कोशिश करी, जिनके चतुर्थ भाव में ये वाली पोजीशन बन रही थी शनि की, उनको हो जाता है। इसका लाभ कैसे होगा? जिसको होना है, कैंसर में सबसे बड़ी बचाव की व्यवस्था क्या है कि वो इनिशियल स्टेज पर पता लग जाए जी, तो वो हो जाएगा। अगर आप ये एनालाइज कर चुके हो कि होने की संभावना है, तो आप पहले से सिक्योर रहोगे, आप चेकअप टाइम से करा पाओगे। उन लोगों को ऐसे बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा। दूसरी चीज होती है बच्चों के चार्ट में। जब बच्चा 11-12 साल का हो जाता है तो आपको उसका पोटेंशियल पढ़ लेना चाहिए। ये सिंगिंग में जाएगा, ये राइटिंग में जाएगा, ये IAS बन सकता है, ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर सकता है। इसके लिए भी स्पेसिफिक हाउस एंड प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं कि होना क्या है, बच्चे में पोटेंशियल क्या है। बुध बहुत अच्छा है तो अकाउंट्स बहुत बढ़िया रहेगा, मैथ्स अच्छा कर लेगा। अच्छा। शनि और मंगल की युति 12वें घर में है, 10वें घर में है, 8वें में भी है, तो सर्जन बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। सूर्य 7 में लगन में है तो MD मेडिसिन डॉक्टर बहुत अच्छा रहेगा, सर्जन शायद ना अच्छा रहे, है ना। गुरु बैठा हुआ है 10वें भाव में, दूसरे से संबंध ना रहे, पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर लेगा, बातचीत का काम अच्छा कर लेगा, सलाह अच्छी दे लेगा, टीचिंग अच्छी कर लेगा। तो शुक्र अच्छा है तो ग्लैमर की फील्ड में जा सकता है, चंद्रमा अच्छा है तो सिंगिंग की फील्ड में जा सकता है, राहु अच्छा है तो डिजिटल बहुत बढ़िया कर सकता है। सो दैट इन चीजों को एनालाइज किया जा सकता है। जैसे आपने कैंसर का भी बताया, तो थोड़े और भी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे हार्ट डिसीजेस भी बहुत कॉमन है। अगर सूर्य 5th भाव में नीच राशि का है या पीड़ित है तो हार्ट अटैक होना तय। आपने देखा सिद्धार्थ एक फिल्म एक्टर थे, किसी को लगता था कि वो कितने फिट थे, हार्ट अटैक से चले जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। सिर्फ फिटनेस होना आपको हार्ट अटैक से बचाने की गारंटी नहीं है। अगर वो सूर्य उन भावों में चतुर्थ या पंचम में पीड़ित है तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। मतलब अगर आपके पास कोई आ जाता है तो आप उनको ये बता पाएंगे कि अगले 10-20 साल में उनको कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? रिया जी, अगर कोई मुझसे बिजनेस पूछने भी आता है ना, तो पहले मैं उसको बीमारियां बतानी शुरू करता हूँ। मुझे लगता है अगर इंसान है तो फिर सब कुछ कर लेगा जी। अगर इन संभावनाओं को पहले से पढ़ पाए जो सेहत से संबंधित है। तो दूसरी चीजें हैं, ज्यादातर केसेस रिलेशनशिप्स के आते हैं, ज्यादातर केसेस वो भी मैरिज के बाद परेशान है, अलग होना चाह रहे हैं, नहीं बन रही है, तो उन बारे में तो मैं उनकी भी जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से करता हूं कि पहले सेहत, फिर चलने वाले हैं, नहीं चलने वाले हैं, उस वाले पार्ट पे आते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेडिकली सबसे पहले बताने तो हम थोड़ा पहले मेडिकल चीजों की बात करते हैं। जैसे आपने कैंसर का बता दिया, आपने हार्ट अटैक का बता दिया, और भी कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुंडली को देखकर? आजकल ना एक प्रॉब्लम शुरुआती, मैं आपको दोनों बताता रहूंगा, बड़ों की भी और बच्चों की भी। ठीक है। बच्चों में आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम कॉमन आ रही है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ज्यादातर NRIs, वो है ऑटिज्म की। आपने सुना ऑटिज्म? जी, बच्चे को बोलने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। पता चलता है 3-4 साल की उम्र में, जब पता लगता है तो बोल नहीं पा रहा है, ये चीजों को समझा नहीं पा रहा है। लगन, दूसरा भाव, तीसरा भाव जब पीड़ित होता है तो बच्चे को ऑटिज्म होता है। बट स्ट्रेंज ये है कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें इन भावों में बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी ऑटिज्म बता दिया किसी ने। वो क्या होता है, वो असल में ऑटिज्म नहीं होता, कुछ ये डर का बिजनेस है। कुछ लोग वैसे डरा देते हैं, कुछ डॉक्टर्स डरा देते हैं ताकि अलाइन रहें। शनि जब लगन में हो, पंचम भाव में हो, तो चीजों की समझ देर से आती है। लाइक बच्चा 4-5 साल का हो गया, वो नॉर्मल बच्चों की एक्टिविटी नहीं कर रहा है,
तो कोई भी बोल देता है कि ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म कई बार नहीं होता, चीजें डिले होती हैं। अच्छा, तो वो भी होता है। हाँ ठीक है, ऑटिज्म क्या बड़ों की है ना, बड़ों में हार्ट का हमने कर लिया। हाँ, अब हम बात करते हैं स्किन की। जब बुध पीड़ित हो, लगन पीड़ित हो, स्किन से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा, चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है, देखो चंद्रमा शनि इकट्ठे हो, चंद्रमा राहु इकट्ठे हो, तो आदमी को एडिक्शन की बीमारी हो जाती है, ओके, भूलने की बीमारी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। चतुर्थ, पंचम, लगन और चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। जिसको होता है वही समझ पाता है। बट तो जब आप कुंडली देखते हो तो सबसे पहले पता लग जाता है कि इस आदमी को बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, है ना, जैसे ये सब शुगर और ये बीपी, ये सारी चीजें। जब गुरु खराब होता है, अष्टम भाव में होता है, शुगर, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिफ्थ भाव पापकत्री में हो, ये टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। तो थायराइड हो जाता है। लगन जब पापकत्री में हो तो मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, शनि और सूर्य इकट्ठे हों, राहु की दृष्टि भी पड़ रही हो तो 100% सर्जरी होती है। ओके, शनि मंगल पीड़ित हो जाए, मंगल खराब हो जाए तो ब्लड से संबंधित मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, ये है। अब हम जब बात करते हैं कि एक तो ये हो गया ना कि हमें पहले से पता लग गया, प्रिकॉशंस ले लेंगे, कुछ फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, इनमें मैं एक सलाह और देता हूं। मेरी सजेशंस दरअसल वो नहीं होते कि जिसको मैं आपके लिए कर सकता हूं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कर सकता है। मेरी हमेशा सलाह वही होती है जो आप अपने लिए कर सकते हो। ओके, मंगल खराब है तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ओके, ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो बड़ी साइंटिफिक चीज है। अच्छा, समझे आप मेरी बात? हाँ समझ गए। आपका लगन खराब हो रहा है, शनि खराब हो रहा है, आप टू डू लिस्ट बनाओ, प्लान करके काम करो। तो शनि चाहता क्या है? शनि डिसिप्लिन प्लैनेट है। वो खराब है तो इस मतलब आपको उस पार्ट पे खराबी दे रहा है, तो आप टू डू लिस्ट बनाओ। मंगल शनि दोनों खराब हो तो रेगुलरली जिम जाओ, वॉक करो, स्वेट करो बॉडी को, तो चीजें अपने आप रिकवर होने लग जाती हैं। अच्छा, असल में यही उपाय हैं। एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं कि आप क्या मिस कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, बजाय कि आप कुछ दबाने लग जाओ, कुछ खरीदने लग जाओ, कुछ पहनने लग जाओ, कुछ खरीदने। ये चीजें से नहीं कुछ होने वाला। देखो, अगर खरीदने से किस्मत मिलती ना तो फिर अमीर कभी परेशान ना होता। अमीरों को तो फिर बीमारियां ही नहीं होती। कुछ भी ना होता। 2 ब्रदर्स हैं, अंबानी ब्रदर्स। एक टाइम में दोनों एक इक्वल पैसा लेके अलग हुए थे जी। आज एक बहुत ऊपर है, एक बहुत नीचे है। किस्मत काम कर रही है ना। अगर वही उपाय खरीदे जाते, न खरीदे जाते, तो अनिल अंबानी के पास तो आज भी इतना पैसा है कि वो किस्मत खरीद सकते हैं, नग खरीद सकते हैं, अनुष्ठान खरीद सकते हैं, उपाय खरीद सकते हैं। इन चीजों से नहीं होगा, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी से ही होगा कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जाए। बट एक चीज आप और बताइए, जैसे आप बीमारियों के लिए भी आप बोल रहे थे और इसमें भी आप बोल रहे हैं, तो क्या सही है अपने बारे में इतना जानना? मतलब क्या ये थोड़ा डर भी क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, देखो, एक आपने वो सुना है कि जब कबूतर को बिल्ली खाने आती है ना तो वो आंखें बंद कर लेता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर बिल्ली तो खा ही जाती है ना उसको। तो अननेसेसरी डर को क्रिएट करना और आने वाली संभावनाएं जो हार्डशिप आ सकती है उसको पहले से समझ लेना, दोनों में फर्क है। है ना। अगर तो आप दैट मच स्ट्रांग हैं, कोई भी इंसान, कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को पहले से समझ के उसको मेकअप कर सकता हूं, तो जरूर जान लेना चाहिए। खाली बैठ के बीमारी का या फिर बुरे समय का इंतजार करना तो बुज़दिली है। ठीक है, तो चलो ये तो हम समझ गए कि ये चीजें वर्क नहीं करती। अब बात करते हैं कि क्या वर्क करता है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई चीज नहीं चालू करनी है, या फिर अभी मेरी लाइफ में पैसों की समस्या है, कुछ है, तो क्या मेरे को करना चाहिए? मतलब क्या, कौन सी टेक्निक्स वर्क करती हैं? देखो, टेक्निक्स क्या वर्क करती हैं, अगर आप स्पेशली पैसे के लिए जानना चाह रहे हो कि क्या चीज काम करती है, सबसे पहले तो ना रिया जी, कोई भी एक चीज काम नहीं करती। ठीक है ना। एक कंप्लीट प्लानिंग काम करती है। लाइक कोई भी अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसके लिए कोई एक चीज जरूरी नहीं है ना। उस जगह का उपयुक्त होना जरूरी है, लोकेशन का अच्छा होना जरूरी है, स्टाफ का अच्छा होना जरूरी है, आपके प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी है, तभी काम चल पाएगा ना। वैसे ही आपकी कुंडली में अगर सिर्फ आप पैसे को देखना चाह रहे हो, तो अब कोई कह दे जी शुक्र को बढ़ा लो और वो बढ़ जाता है किसी के बढ़ाने से, तो वो नहीं बढ़ता। ठीक है। धन को देखने के लिए कुंडली में
लगभग 3 भाव बहुत जरूरी हैं देखने। दूसरा भाव लिक्विडिटी होता है, ओके। तीसरा भाव आदमी के एफर्ट्स होते हैं, 11वां भाव उसका लाभ स्थान है। अच्छा। इसको थोड़ा समझना है, अगर टेक्निकल कुंडली को समझना चाह रहे हैं पैसे के लिए। हाँ। पैसा आएगा कहां से, वो 10वां और 11वां घर बताता है। ओके। पैसा रुकेगा या नहीं, वो दूसरा घर बताता है। पैसे के लिए आपके एफर्ट्स कितने रहने वाले हैं, वो तीसरा घर बताता है। और इन्हीं के फिर कुछ रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स भी हैं, ओके। लाइक मंगल चंद्र की युति अगर दूसरे घर में है तो पैसे का फ्लो रहता है। अब इसको ये काम कैसे करेगा, ये काम इस प्रकार से करेगा कि अगर आपकी किस्मत में जो काम लिखा गया है, 10वें भाव का स्वामी बताता है, 11वें का स्वामी बताता है कि किन भावों से पैसा आ सकता है, तो आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर श्योर अगर आप उसी काम को कर रहे हैं, आपकी दशा अंतर्दशा अनुकूल है तो पैसा आएगा। यदि नहीं है तो समझ लें कि अभी इस काम में नहीं आएगा, किसी और काम में आना है तो उस जिस चीज के लिए बने हो वो करें, अन्यथा ना करें, है ना। इस तरह से प्लानिंग करी जा सकती है। आप इसको समझें कि अपने प्लैनेट्स को समझ के ये निर्धारित तो किया जा सकता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पर क्या करने से अमीर हो जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो कुछ टाइमिंग, प्लेसेस और ये सब पे हम वर्क कर सकते हैं, ये सब चीजों पे काम किया जा सकता है। बट एक बात बताइए, जैसे अब तो बहुत हसल कल्चर है कि बहुत मेहनत करनी है, ये सब करना है, लोग किस्मत पे, कुंडली पे इतना भरोसा नहीं करते। तो मैं सब किस्मत के भरोसे छोड़ दूं या मैं कितनी मेहनत करूं, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं ना जो हसल कल्चर है उसको पूरा एक्सेप्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब कि आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि पैसा कमाने के लिए एक तीसरा हाउस बहुत जरूरी है, जो ये बताता है कि आप मेहनत कितनी करोगे। ओके। तो जितने लोग मेहनत करते हैं, क्या सभी को सफलता मिल जाती है? नहीं मिल पाती ना। किसी को बहुत जल्दी मिलती है, किसी को बहुत वक्त में भी नहीं मिलती, किसी को थोड़े प्रयास से मिलती है। इस चीज को ही तो समझना है। समझने का मुद्दा सिर्फ इतना है रिया जी कि क्या करने से और कब सफलता मिलेगी। मिलेगी करने से ही, किसी को थोड़े प्रयास से, किसी को ज्यादा प्रयास से। तो अगर आपको किसी को समझाना हो कि एस्ट्रोलॉजी क्या है तो आप इजी शब्दों में कैसे समझाएंगे? हमारे में ना एक पंजाबी में जो जिसको आप किस्मत बोलते हो ना, कि जो होना है, हमारे में गुरु नानक देव जी ने उसके लिए वर्ड दिया है हुक्म। ठीक है। कि जो परमात्मा ने लिखा है वो होना है। एस्ट्रोलॉजी उसकी संभावनाओं को पढ़ने का शास्त्र है। ओके। जो पढ़ने के लिए ग्रहों की, नक्षत्रों की, समय की, इन चीजों की हेल्प लेते हैं ताकि आप एनर्जीज, जो प्लैनेट्स हैं उनकी उस एनर्जीज एंड वाइब्स को अपने से कनेक्ट करके ये संभावनाएं समझ सके कि हो क्या सकता है मेरी लाइफ में। अच्छा, मतलब इतना ये सिंपल इसके डेफिनेशन और लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स इसको कर दिया है। बट जैसे कि अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो एज ऑडियंस हम किस चीज पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें? देखो ये ना बहुत प्यारी बात है। दिमाग खुला रखने की जरूरत है। ठीक है। कोई भी आदमी समझ ले कि ये समझ के चले कि मैं हूं या कोई भी है, हर एक इंसान का कोई मोटिव है। ठीक है। इसको समझें। और जेंजीज इसको बहुत ज्यादा समझते हैं, या जो भी खुले दिमाग का आदमी है वो सबसे पहले 2 पार्ट में चीजों को समझेगा कि कहने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि आप आ जाओ, ऐसा उपाय बताऊंगा आपकी किस्मत बदल जाएगी और लाख रुपया लगेगा बदले में, तो ये उसकी दुकानदारी है। ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि कोई कुछ नहीं बदल सकता, किस्मत को नहीं बदला जा सकता, हम सब अपने प्रारब्ध कर्मों के अधीन हैं, एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, आप पढ़ सकते हैं क्या होने वाला है और खुद को कोशिश कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करने की, तो इनमें आप फर्क समझ पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आपको पढ़ के समझाएंगे कि ये लिखा था, ये होगा, बदला नहीं जाएगा। पर कुछ हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। प्लान कर सकते मतलब सभी लोग एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि बारिश होने वाली है, आप बारिश नहीं रोक पाओगे, छाता ले सकते हो जब पता है कि बारिश होने वाली है। है ना। इस तरह की चीजें की जा सकती हैं जब आपको पहले से पता हो, बट पता होना चाहिए कि किस बारे में प्रेडिक्शन की जा सकती है और किस बारे में बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो किस बारे में की जा सकती है, किस बारे में नहीं की जा सकती? इंडिविजुअली सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा।
आप किस लिए बने हो, आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, आपकी संतान क्या होगी, खास तौर पर आपको कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कब आ सकती हैं, मैरिड लाइफ कैसी होगी। अभी एक चीज पता क्या हो रही है बहुत ज्यादा, क्रिकेट को लेके प्रेडिक्शंस हो रही हैं, है ना। इवन आपको याद हो या नहीं याद हो, साल 2 साल पहले टॉप एस्ट्रोलॉजर्स 10-12 बैठे थे और वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वो आईपीएल जीतेगी या नहीं जीतेगी, और वो उस टाइम हार गई थी, है ना। सबने जिता दिया था। क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी क्रिकेट की प्रेडिक्शन के लिए नहीं बनी, अच्छा, इंडिविजुअल के लिए ज्यादा बनी है। इंडिविजुअल के अलावा अगर आपका बिजनेस है और आपके पास एक 10 लोगों की टीम है, आप करोड़ों अरबों रुपए का काम उस 10 लोगों की टीम के साथ करना चाहते हो, तो उनकी कुंडली में संभावनाएं और पोटेंशियल छुपा हुआ है। किस आदमी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। मेरी मैक्सिमम कंसल्टेशंस जो हैं वो टीम कंसल्टेशन ऐसी होती है, अच्छा, कि एक बोर्ड है उसमें 10 लोग हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। हर एक की एक अपनी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। कौन पब्लिक डील ज्यादा कर सकता है, कौन अकाउंट को डील ज्यादा कर सकता है, अच्छा, किसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है ना। शनि और बुध जिसकी कुंडली में अच्छे हैं वो मैनिपुलेटिव होता है, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है ना। 3rd हाउस में जिसके बुध या शुक्र बैठे हैं उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है ना। जिसका लगन बहुत स्ट्रांग होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस में जल्दी ले लेता है। अच्छा, सो दैट इस टाइप की चीजें हैं जिसको इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि किसी भी चीज की, फिल्मों की प्रोडक्शन कर दें, फिल्मों की जा सकती है, कब रिलीज होनी चाहिए, कब आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स उन चीजों के मिल जाएंगे, ये किया जा सकता है। बट ये इस तारीख को कर दो तो ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की आपने बात की, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स 10th हाउस शनि एंड मंगल, 4th हाउस शनि एंड मंगल, ये बताएगा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स और बेनिफिट्स कितने रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब हमने बहुत सारी बिजनेस की बातें कर लिया। अब एक और एस्पेक्ट लव लाइफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में, तो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें पता लगे कि हमारे लिए कौन सा राइट पार्टनर है। देखो, चीजों को ना 2 हिस्सों में बांटते हैं रिया जी। ठीक है। एक तो विवाह से पहले और एक विवाह के बाद। दोनों की जो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप है ना, इनको अलग अलग हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बहुत बारी मेरी कंसल्टेंसी एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनका ना रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, 5 से जानते थे, और शादी के बाद वो शादी चल नहीं पाई। कहते हैं ना कि लव मैरिज हुई थी और दूसरे तीसरे महीने से विवाद शुरू हो गए, तलाक हो गया। ये होता कब है? जब आपका 7th हाउस अच्छा नहीं होता। जो लव लाइफ होती है ना, रिलेशनशिप, उसको 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और मैरिड के बाद की लाइफ को 7th हाउस और 2nd रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों मैलेफिक हैं तो डिवोर्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर दोनों में है तो फॉर श्योर हो जाएगा। है ना। कुछ लोग तो मानते भी नहीं, बट उन्हें मानना कब पड़ता है? जब हार्डशिप आनी शुरू होती है रिलेशन में, कि हमारा सब सही है, हमारा सही रहेगा, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली लव मैरिज में ज्यादा हो जाता है ना। फिर लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप कब होंगे? जब 5th हाउस का लॉर्ड मैलेफिक हाउस में जाके बैठ जाएगा, तो उसका लव लाइफ सक्सेस नहीं होगी, उसको पार्टनर चीट कर रहा होगा। है ना। इन चीजों को पढ़ा जा सकता है। तो इनको ठीक भी करा जा सकता है? जैसे किसी का डिवोर्स होना, तो क्या वो रुक सकता है? हाँ, मैनेज किया जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता। बताता हूं कैसे मैनेज। आज की डेट में जुपिटर जो है वृश्चिक राशि में है, वृषभ राशि में 2 नंबर में, और उसकी एक दृष्टि पड़ रही है नीच की मकर पर। ठीक है। जिसके भी 7th हाउस में मकर राशि होगी, उनके लोगों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शंस चल रहे होंगे, तलाक की बातें चल रही होंगी, और ये सब उनके नेटिव चार्ट में नहीं होगा। तो मैं उनको बोलूंगा कि अपने रिलेशनशिप को मई तक के लिए लिंगर ऑन करो, फैसला मत लो। अगर वो समय निकल गया तो फिर तलाक नहीं होगा। अच्छा। मैनेज किया जा सकता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या नहीं है आफ्टर मैरिज, ये भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, कुंडली का जो 12th हाउस होता है वो शय्या सुख का होता है, बेड प्लेजर का हाउस होता है। ठीक है। अगर वहां पर शुक्र, मंगल और राहु तीनों बैठे हैं ना, तो आदमी एक सिंगल पार्टनर के साथ नहीं रहता। उसके मल्टीपल रिलेशंस होते ही होते हैं। ऐसी कुंडली के 8वें घर में, 9वें घर में शुक्र और मंगल इकट्ठे हैं और राहु का इंपैक्ट है, तो उसके मल्टीपल रिलेशंस होते ही होते हैं। इवन जो लोग प्रोस्टिट्यूशन की तरफ
चले जाते हैं, उनकी कुंडली में भी यही योग होते हैं। अच्छा। अगर इसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट ना हो तो आप इसको फॉर श्योर कह सकते हैं। अच्छा। लाइक अगर जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर है एक बेनिफिक प्लैनेट, एक सात्विक प्लैनेट जो चीजों को आपको गलत जा रहे होते हो तो भी रोक लेता है। अगर उसकी दृष्टि है तो बचाव हो जाएगा, नहीं है तो फॉर श्योर आदमी ऐसा ही होगा, आदमी या औरत कोई भी। और इनफर्टिलिटी की भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है। ग्रेट क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। मेंस में और वुमेन्स में दोनों में ही संतान और फर्टिलिटी को 5th हाउस और 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है। 5th हाउस में राहु है, सूर्य है, तो मिसकैरेजेस होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है। वहां पर ना मेलेफिक इफेक्ट है, संतान ना होने के योग हैं, बट अपनी राशि मतलब अपने बेनिफिक राशि का केतु है तो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। ओके। आप ये देखो कि एक्यूरेसी उस लेवल तक है, कई लोगों को टेस्ट ट्यूब से भी नहीं होता बेबी, कईयों को टेस्ट ट्यूब से हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए केतु उत्तरदायी है। ओके। अगर आदमी के 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, शुक्र वीक है, कमजोर है, सूर्य के साथ है, तो उसको इंपोर्टेंसी दे देता है। अच्छा। फिर संतान नहीं हो रही है तो आदमी उत्तरदायी है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल मैन। ओके। है ना। अगर लेडी की कुंडली में 8वें भाव में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो समझ लो कि उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। लाइक जो एस्ट्रोलॉजी है ना रिया, वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है कि जिन चीजों को समहाउ ये होता है कि हमने सभी टेस्ट करा लिए, हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। लाइक मैन इज टू गुड, वुमन इज टू गुड, सारे टेस्ट हो चुके हैं पर पता नहीं लग रहा है। तो समझ लो कि उस टेस्ट से भी ज्यादा एक्यूरेसी से आप एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज से पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम मैन में है या वुमेन में है। अच्छा। कौन से पार्ट पर है। लाइक अगर मैंने बोला 5th पार्ट पर है तो उसकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, गर्भाधान नहीं हो पा रहा। अच्छा। बट अगर 8th में है तो यूट्रस के स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रॉब्लम है। मेन का है तो वो फिर इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम है। शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। ठीक है। इन डेप्थ इतनी तक गहराई तक पढ़ा और देखा जा सकता है। अब ये हमें पता लग गया, बट अब इसका ठीक करने का क्या रास्ता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आपको बताता हूँ कि मैनेज एंड प्लानिंग हो सकती है। शुक्र खराब है तो आप कहते हैं, कई लोग ना बहुत से उपाय बताते हैं कि दही से नहा लो या ऑर्गन्स को वॉश कर लो तो शुक्र बड़ा हो जाएगा, यहाँ कुछ लिख लो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। गर्भाधान के लिए एक सही समय का निर्धारण हो सकता है। अच्छा। वो कैसे होगा? जो भी प्लैनेट्स है ना वो रेगुलरली मूव कर रहे हैं, वो वहीं नहीं बैठे, वो लगातार चलायमान अवस्था में है। ठीक है। दशाएं हमेशा बदल रही हैं। जब 5th हाउस के ऊपर बेनिफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, गुरु आ रहा है, गुरु की दृष्टि आ रही है, जिस राशि का है वही राशि आ रही है और हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में आ रही है, तो दिस इज द राइट टाइम टू कंसीव द बेबी। ये मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हो चुका है कि बेबी नहीं हो पा रहा था, तो ये सजेस्ट किया कि बेबी होना अलग बात है, बेबी कंसीव कब करना चाहिए वो ये राइट टाइम है। अच्छा। तो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने बहुत लोगों की आंखें खोल दी, रियल एस्ट्रोलॉजी का हमको मतलब सिखा दिया। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, मेरे खुद के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे ही पूरे दुनिया भर को बताओगे रियल एस्ट्रोलॉजी क्या है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और इतना ज्यादा टाइम दिया। थैंक यू सो मच।